हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए आपका क्लास 11th का जीव विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व। तो दोस्तों, ये प्रश्न बैंक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें अध्याय 3 और 4 का पूरा सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो ये इकाई आपकी फर्स्ट होगी। इसमें आपके अध्याय 2 शामिल किए गए हैं, तीसरा और चौथा। तो इसमें से जो आपके लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। सारे लॉन्ग आंसर के आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 2 अंक की प्रश्न है। 2 अंक की प्रश्न के सारे जो आपके 7 क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है आपका अनावृत बीजी पौधों के लक्षण लिखिए। अनावृत बीजी पौधों के लक्षण लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला लक्षण आपको लिखना है, जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, वो अनावृत बीजी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखना है, जिनमें तना लंबा मोटा अशाखित होता है, ये भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। और नेक्स्ट लिखेंगे, इनके सिरों पर अनेक हरी पत्तियां गोलाकार ढंग से एक मुकुट जैसी रचना बनाती हैं। जैसे में आपको लिख देना है साइकस, देवदार, चीड़, स्प्रून। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे लक्षण, तो ये लक्षण आपको लिख देना है। तो ये सारा आपका हो गया प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर। ये आपको इतना लक्षण इसके लिख देने हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, केंचुआ किस संघ का प्राणी है, इस संघ के लक्षण लिखिए। तो सबसे पहले केंचुआ किस संघ का प्राणी है, तो ये एनीलिडा संघ का प्राणी है। अब इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला लक्षण है, इस संघ में आने वाले जंतुओं का शरीर खंडित, लंबा एवं कृमि के आकार का होता है। जो इस एनीलिडा संघ में आते हैं, जैसे केंचुआ हो गया, एस्केरिस हो गया, ये सारे आपके कैसे हो गए, खंडित और कृमि के आकार का होता है इनका शरीर। नेक्स्ट आपको देखना है पॉइंट, ये बहुकोशिकीय तथा त्रिस्तरीय होते हैं। नेक्स्ट आपको लिख देना है, ये जंतु साधारणतया स्वतंत्र जीवी होते हैं। इस संघ में जंतुओं में हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में ना होकर प्लाज्मा में घुला रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लक्षण हैं। तो इस लक्षण को आपको अच्छे से देख लेना है। ये अच्छे से छोटा कर दे रहे हैं हम। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पूरा सॉल्व है। तो ये लक्षण आपको एनीलिडा संघ के लिख देने हैं और केंचुआ का संघ बताना है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप आराम से भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, संघ पोरीफेरा संघ के लक्षण लिखिए। तो पोरीफेरा संघ के लक्षण लिखना। चलिए पहला देख लेते हैं, इनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर तक का होता है, इनमें ऊतकों का अभाव होता है। तो दोस्तों, इसमें पहला आपको क्या लिखना है, इनके लक्षण में इनका शरीर संगठन कोशिका स्तर तक होता है और इनमें ऊतकों का अभाव यानी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट में लिखना है, सभी जलीय स्पंज अपने स्थान पर चिपके रहने वाले स्थानबद्ध असममित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इनके शरीर में नाल तंत्र प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट आपको पॉइंट लिखना है फोर्थ नंबर में, इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। तो ये थे संघ पोरीफेरा के लक्षण। तो इसको भी आपको अच्छे से लिख लेना है और तैयार भी कर लेना है एग्जाम्स के लिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी क्वेश्चन बैंक के फुल PDF आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद का सॉल्यूशन देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें। साथ में ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें तो नोटिफिकेशन भी आपके पास आ सके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा है क्वेश्चन, जंतुओं के संग लिखिए। ये जंतु दिए गए थे, इनके संग आपको लिखना है। स्टार फिश आपके किस संग में आता है? तो ये एकाइनोडर्मेटा संग में आता है। इसके बाद एस्केरिस के संग का जंतु है एस्के हेलमिंथेस, ये संग का जंतु है। इसके बाद ऑक्टोपस के संग का जंतु है मोलस्का संग का। इसके बाद काकरोच के संग का जंतु है ये आर्थ्रोपोडा संग का जंतु है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसको अच्छे से आपको लिख लेना है, तैयार कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समबीजाणुकता व विषमबीजाणुकता में अंतर लिखिए। समबीजाणुकता क्या होता है? समबीजाणुकता का अर्थ पौधों में एक ही प्रकार के बीजाणु मिलना जो आकारकी व कारकी में समान होते हैं, वो समबीजाणुकता कहलाते हैं। विषमबीजाणुकता क्या होती है? पौधों में दो प्रकार के बीजाणुओं का मिलना जो आकारकी व कारकी में भिन्न होते हैं। विषमबीजाणुकता में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। समबीजाणुकता में क्या होते हैं? दोनों में समान होते हैं। तो दोनों में अंतर आपको लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में कोई दो अंतर लिखिए। लाल शैवाल और भूरे शैवाल में आपको कोई दो अंतर बताना है। चलिए पहले देख लेते हैं लाल शैवाल क्या होते हैं। लाल शैवाल को यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय समुद्री शैवाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपको लिख देना है, लाल शैवाल में एक कोशिकीय रूप मौजूद होता है। इसके बाद देखेंगे भूरा शैवाल। भूरे शैवाल क्या होते हैं? भूरे शैवाल में एक कोशिकीय रूप पूरी तरह से अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भूरे रंग के शैवाल को बड़े बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक समुद्री शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आर्थ्रोपोडा व एनीलिडा में कोई दो अंतर बताइए। तो आर्थ्रोपोडा में और एनीलिडा में कोई दो अंतर बताना है। दोनों संघ में दो दो अंतर बताने हैं। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले देख लेते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ में क्या आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आपके कीट पतंगे और मनुष्य जो आते हैं उनमें ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इनमें लक्षण आपको लिखना है। आर्थ्रोपोडा में चिटिन से बना एक एक्सोस्केलेटन होता है। आर्थ्रोपोडा जलीय, स्थलीय, हवाई पशु हो सकते हैं। इसमें क्या होते हैं? जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, हवाई भी हो सकते हैं। तीनों अवस्थाओं में ये पाए जा सकते हैं। लेकिन एनीलिडा की बात की जाए तो एनीलिडा में एक हाइड्रोस्टैटिक कंकाल होता है। एनीलिडा जलीय जंतु होते हैं, ये पूर्णतः जलीय जंतु होते हैं। और आर्थ्रोपोडा आपके जलीय, स्थलीय, हवाई दोनों तीनों होते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके 2 अंकी क्वेश्चंस के आंसर। इसके बाद आपके 3 अंकी क्वेश्चंस के आंसर बहुत जल्द आएंगे। तो अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन के बटन में ऑल में क्लिक कर लें ताकि आपके जब भी हम 3 अंकी क्वेश्चंस के आंसर डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जब आएगा वो 3 अंकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा। ये था हमारा 2 अंकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आपको 2 अंकी क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन मिल गया। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो, हमारी मेहनत आपको दिख रही हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले भी हम कई आपको प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों इसके पहले भी हमने इकाई फर्स्ट का आपका ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वस्तुनिष्ठ और आपके एक वाक्य सही विकल्प ये सारे हमने बता दिए। इसके बाद हमारे 2 अंकी 3 अंकी रह गए थे, तो ये हमारे 2 अंकी के हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, वो 3 अंकी का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपको 3 अंकी प्रश्न के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शैवालों के 3 मुख्य लक्षण लिखिए। शैवालों के 3 मुख्य लक्षण आपको लिखने हैं। तो पहला लक्षण आपको लिखना है,
शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त संवहन ऊतक रहित स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, इनका शरीर सुकाय सदृश होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल, झरनों, कीचड़ युक्त नदी, तालाबों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 3 लक्षण लिखने थे, लेकिन हमने 4 लक्षण आपको बता दिए हैं, तो आप ये चारों लक्षण याद कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद दोस्तों चलिए देख लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन था आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के लक्षण लिखिए। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के लक्षण आपको लिखना है। तो इसमें से पहला हो जाएगा आपका, इन प्राणियों का शरीर चपटा, पतला और मुलायम होता है। यह कृमि जैसे जीव होते हैं, जैसे फैसियोला, लीवर फ्लूक। तो इसमें जो जीव पाए जाते हैं उनका शरीर चपटा, पतला और मुलायम होता है। तो इसका मुख्य लक्षण ये लिख देना है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल में लीवर फ्लूक डाल देना है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें हमने वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको सभी प्रश्न बैंक के फुल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो फुल PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहाँ आप सर्च करिए वंदना स्टडी क्लासेस, आपको सारे सॉल्व PDF मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, पीढ़ी एकांतरण क्या है समझाइए। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा ना कि हमने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। पीढ़ी एकांतरण क्या होती है इसको समझाना है। पीढ़ी एकांतरण पादप जीवन चक्र या पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में 2 प्रकार की पीढ़ियाँ होती हैं, अगुणित यानी युग्मक उद्भिद और द्विगुणित यानी बीजाणु उद्भिद। ये दोनों पीढ़ियाँ एकांतर क्रम में पादप के जीवन चक्र में आती हैं। इस प्रक्रिया को ही पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये डेफिनेशन लिख देनी है, पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, पूरी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। तो ये आपको लिख देना है। जब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आपकी अगुणित से द्विगुणित होती है तो आपका जो पीढ़ी का एकांतरण होता है वही आपका पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, देह गुहा किसे कहते हैं। देह गुहा के आधार पर जीवों के प्रकार लिखिए। देह गुहा किसे कहते हैं। मानव शरीर के कुछ अंग शरीर के अंदर खोखले स्थानों में स्थित हैं। इन खोखले स्थानों को ही क्या बॉडी कैविटी कहते हैं, यानी देह गुहा कहते हैं। मानव शरीर के कुछ अंगों ऐसे हैं जो अंदर से खोखले स्थानों में स्थित हैं। इन खोखले स्थानों को ही देह गुहा कहा जाता है। इन गुहाओं की झिल्लियाँ कभी कभी फट जाती हैं और अंग का कुछ भाग बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से आपको देह गुहा की परिभाषा लिख देनी है। देह गुहा के आधार पर जीवों के प्रकार भी आपको लिख लेना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खुला एवं बंद परिसंचरण में अंतर बताइए। खुला एवं बंद परिसंचरण क्या होता है, दोनों में अंतर बताना है। तो एक एक अंतर हमने लिख दिया है, आपको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हमने दे दिए है। इसके बाद आपका पार्ट 4 आएगा। पार्ट 4 में आपके 4 अंकीय प्रश्न के भी आपको सॉल्व करवा देंगे। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो बंद परिसंचरण क्या होता है। मानव एवं अन्य कशेरुक क्या होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। प्राणियों का परिसंचरण बंद परिसंचरण होता है। इनमें रक्त कभी भी धमनियों, सिराओं एवं केशिकाओं के जाल से बाहर नहीं जाता। जो कशेरुक होते हैं जैसे मनुष्य होता है, स्तनधारी होते हैं, उनमें बंद आपका रुधिर परिसंचरण पाया जाता है, जिनमें धमनियों, सिराओं और कशेरुकों से बाहर रुधिर नहीं जाता है। इसके बाद खुला परिसंचरण क्या होता है, किसमें पाया जाता है, चलिए देख लेते हैं। खुला परिसंचरण आपका अकशेरुक, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती के परिसंचरण तंत्र में खुले परिसंचरण तंत्र होते हैं। इनमें रक्त धमनियों, सिराओं, केशिकाओं से बाहर रहता है। जैसे केचुआ में आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये आपका खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर था, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक बच्चों।
इसके बाद भी अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसके भी सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। बायोलॉजी के हम सारे यूनिट के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं एक एक करके, तो सारे सॉल्यूशन आप देखते जाइए। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। तो स्तनधारी वर्ग के जंतुओं के 3 लक्षण बताना है। तो आप पहला लिख देंगे, ये कशेरुक होते हैं। कशेरुक मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, कान, बाल, नाक, मुंह ये सब पाया जाता है, तो वो आपके कशेरुक कहलाते हैं। तो ये जो जीव होते हैं स्तनधारी, ये कशेरुक होते हैं। इनकी विशेषताओं में शरीर में बाल, कान के मध्य का भाग में 3 हड्डियाँ तथा नियततापी प्राणी होते हैं। तो ये इनके कान, बाल पाए जाते हैं और ये नियततापी होते हैं, टेम्परेचर भी इनको अच्छा चाहिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्तनधारी जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं। जो स्तनधारी जीव होते हैं वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद चौथा हमने लिख दिया है, 3 ही आपसे पूछे गए थे लेकिन चौथा भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। स्तनधारी जीव जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। ठीक, स्तनधारी जीवों में बच्चे होते हैं और इनकी जो मादा होती है वो स्तनपान भी करवाती हैं। तो स्तनधारी की ये हो गए आपके 3-4 लक्षण, तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शैवाल व जिम्नोस्पर्म का महत्व बताइए। शैवाल और जिम्नोस्पर्म का महत्व बताना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं शैवालों का महत्व। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल भोजन, औषधि, कृषि उद्योगों में अत्यंत उपयोगी होते हैं। शैवालों का उपयोग हम लोग खाने में, दवाओं में, कृषि में, उद्योगों में करते हैं। इसके बाद इनमें कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक यौगिक एवं विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। शैवालों में विटामिन ए, सी, डी, ई पाई जाती है। तो ये हो गया आपका शैवाल का महत्व। तो इसके बाद आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म का महत्व। तो जिम्नोस्पर्म का महत्व क्या है? जिम्नोस्पर्म में साइकस पाइनस के पौधे आते हैं। तो साइकस के तनों से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है, जो आप लोग खाने के यूज में लाते हैं। इसके बाद पाइनस से प्राप्त होने वाला चिलगोजा, ये भी आपके खाने के काम आता है। तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक, ये आपके आर्थिक महत्व हो गए। इसके बाद आपकी ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए। इसके बाद का जो पार्ट 4 आएगा उसमें आपको 4 अंक की क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अध्याय आपका है तीसरा चौथा। इसमें जो आपके 4 अंक की प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सारे आपके जो 4 अंक की क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन पूरे के पूरे देने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 बनाया हुआ था। पार्ट 1 में हमने बहुविकल्पी, खाली जगह ये सब बता दिए थे आपको, एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद हमने पार्ट 2 बनाया हुआ था। पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। उसमें 2 अंक की प्रश्न मिल जाएंगे आपको। 2 अंक की प्रश्नों का सारा सॉल्यूशन बता दिया है। इसके बाद हमने पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। पार्ट 3 में हमने 3 अंक की क्वेश्चन के सारे आंसर बता दिए हैं। इसके बाद है ये हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में आपको 4 अंक की क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए देख लेते हैं अपने 4 अंक की क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेंथम एवं होकर वर्गीकरण पद्धति के दोष लिखिए। तो बेंथम एवं होकर जो वर्गीकरण था इसके दोष आपको लिखने हैं। तो इसके दोष चलिए देख लेते हैं कौन कौन से दोष आपको लिखना है। इसमें पहला दोष है, केवल एक प्रमुख लक्षण या कुछ लक्षणों के आधार पर अधिकांश पौधों को कृत्रिम रूप से कुछ बड़े पादप समूहों में विभाजित कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप अनेक निकट संबंधी पादप कुल एक दूसरे से काफ़ी दूर व्यवस्थित हो गए थे। ये इनका पहला दोष है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड दोष आपको देखना है। सेकंड दोष में लिखना है, पादप समूह के रूप में मोनोक्लेमाइडी का गठन पूर्णतः कृत्रिम प्रक्रिया है। इस समूह के अनेक कुल महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर वर्ग पॉलीपेटली के सदस्य
कुलों व गणों के निकट संबंधी होते हैं। तो ये आपको कर देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर का आपको दोष लिखना है। द्विबीजपत्र और एक बीजपत्री समूह के मध्य जिम्नोस्पर्म को रखना पूर्णतः असंगत है। तो ये थे बेंथम और होकर के वर्गीकरण के तीनों दोष। तो ये आपको अच्छे से लिख लेना है और तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हुए हैं। तो आपको पार्ट 1, 2, 3 का आपको मिल गया है वीडियो। इसके बाद ये है चौथा पार्ट। तो इसमें भी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी तरह से लिखे हुए और अच्छे ढंग से मिल जाएंगे। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2nd वाला, कॉर्डेट्स व नॉन कॉर्डेट में अंतर बताइए। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में अंतर बताना है आपको। कशेरुकी अकशेरुकी आप जानते होंगे, उनमें आपको अंतर लिखना है। कशेरुकी क्या होते हैं, अकशेरुकी क्या होते हैं, तो इनमें दोनों में चलिए अंतर देख लेते हैं। जो कशेरुकी होते हैं यानी कॉर्डेट्स होते हैं, इनमें किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, यानी कि इनमें नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जो आपके नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, इनमें नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट आपको अंतर लिखना है। इनमें जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें तंत्रिका रज्जु पृष्ठ भाग में होती है तथा खोखली होती है, और इनमें जो आपके नॉन कॉर्डेट होते हैं इनमें तंत्रिका रज्जु नर्व कोड के अधर भाग में होती है तथा ठोस होती है। ठीक, इसके बाद आपको तीसरा अंतर लिख देना। इनमें गिल दरारें पाई जाती हैं और इनमें जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनमें गिल दरारें नहीं पाई जाती हैं। तो ये 3 अंतर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और अपने पेपर में लिख देना है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण लिखिए। तो आर्थ्रोपोडा संघ के आपको लक्षण लिखना है। पहला आपको बताएं लक्षण कौन सा होगा। इनका शरीर सिर यानी हेड, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। जो आर्थ्रोपोडा जीव जंतु होते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं, उनका शरीर सिर, वक्ष और उदर यानी कि सिर और धड़ उनका नीचे का, इसके बाद नीचे का हिस्सा उदर में 3 भागों में विभक्त होता है। नेक्स्ट आपको लिखना है। नेक्स्ट में लिखेंगे इनका बाह्य कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं इनका जो बाह्य कंकाल होता है वो काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। नेक्स्ट लिखना है इनमें गमन हेतु संधि युक्त पाद यानी कि जो इनके पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, संधि युक्त पाद होते हैं। सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनमें एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। तो ये आपको आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण लिख देना है। चौथा आपको लक्षण लिख देना है। इनमें श्वसन पुस्तक्लोम, पुस्त, फुफ्फुस व श्वसनिकाओं द्वारा होता है। तो ये 4 हमने लिख दिए हैं अंतर, तो 4 लक्षण लिख दिए हैं। तो चारों लक्षण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इन लक्षणों को आपको लिख भी लेना है और अच्छे से तैयार भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइटा के लक्षण लिखिए। टेरिडोफाइटा संघ के लक्षण लिखना है। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने दोस्तों को अपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। अगर दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन बैंक के आपको फुल आपको PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपको फुल अगर PDF सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण लिखिए। टेरिडोफाइटा के प्रमुख लक्षण आपको लिखना है। पहला लक्षण लिखेंगे इनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त रहता है। नेक्स्ट है इनमें संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम में बटा होता है। इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। जो टेरिडोफाइटा में पौधे आते हैं उनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 4 पॉइंट में लिखेंगे इनमें मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है जिनमें प्रायः जड़, तना, पत्ती होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर में आपको लक्षण में लिख देना है इन पौधों में एक निश्चित पीढ़ी एकांतरण
पाया जाता है। तो ये हो गए आपके टेरिडोफाइटा के 5 लक्षण। तो ये पांचों लक्षण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चमगादड़ एवं व्हेल स्तनधारी प्राणी है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। जो चमगादड़ होता है और व्हेल मछली होती है, दोनों स्तनधारी होते हैं। इस कथन को आपको सत्यापित करना है। तो इस कथन को सत्यापित कैसे करेंगे? तो लिख देंगे, यह प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। यह कशेरुकी यानी कि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनकी मुख्य विशेषता होती है शरीर में बाल, कान के मध्य भाग में 3 हड्डियां तथा यह नियत तापी होते हैं। स्तनधारी जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए ये आपके स्तनधारी जीवों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, विषम बीजाणुकता क्या होता है समझाइए। विषम बीजाणुकता क्या होता है समझाना है। विषम बीजाणुकता होता है, विषम बीजाणुकता का अर्थ होता है पौधों में 2 प्रकार के बीजाणुओं का मिलना जो आकारकी व कारकी में असमान होते हैं। यानी कि जो विषम बीजाणुकता होता है, पौधों में 2 प्रकार के बीजाणु मिलते हैं जो कारकी और आकारकी में आपके भिन्न होते हैं। यहाँ पर आपको भिन्न लिख लेना है, ठीक, जो भिन्न होते हैं। तो ये आपका हो गया विषम बीजाणुकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में अंतर बताइए। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में अंतर बताना है। चलिए देख लेते हैं। पहले ब्रायोफाइटा लिखा हुआ है, इसके बाद हमने टेरिडोफाइटा लिखा हुआ है। चलिए दोनों में अंतर देख लेते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। पहला आपको अंतर लिखना है, इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो टेरिडोफाइटा में पौधे आते हैं ये जल तथा स्थल दोनों में उगते हैं, इनमें आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है आपका, ये नम, ठंडे एवं छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये नम, ठंडे एवं छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। और जो आपके टेरिडोफाइटा होते हैं इनका शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त होता है। नेक्स्ट आपको लिखना है, इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। और इसमें लिखेंगे, इनमें संवहन ऊतक जो होते हैं वो उपस्थित नहीं होते हैं। लेकिन जो आपके टेरिडोफाइटा होते हैं इनमें आपका जाइलम तथा फ्लोएम अर्थात संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें लिख देंगे, इनमें युग्मकोद्भिद छोटा होता है। तो ये थे आपके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में अंतर। इसको हम और अच्छे से छोटा करे दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये आपके अंतर थे। तो ये पूरा आपका हो गया क्वेश्चन 7 का आंसर। तो आपके 4 अंक के प्रश्न जो थे वो 7 ही थे। तो ये हो गया आपका पूरे 4 अंक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने और किसी प्रश्न बैंक के सोल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस प्रश्न बैंक के सोल्यूशन का चाहिए। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।